जय हिंद साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस की श्रृंखला में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने इससे पहले की वीडियोस में देख लिया है, डिस्कस कर लिया है कि हम पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर लिया और जान लिया पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। इसके उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बारे में फूड्स के बारे में जाना, भोजन के रूप में हम क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो पहले की वीडियोस देख लें एक बार, ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। आज हम बात करने वाले हैं भोजन के डाइजेशन की। आज हम बात करेंगे भोजन के डाइजेशन की भोजन का डाइजेशन क्या होता है। तो भोजन का डाइजेशन का मतलब हो जाएगा कि भोजन को उस रूप में तोड़ देना, उस भोजन जो हमारा होगा उसको ऐसे रूप में ले आना कि उसको हम ब्लड में एब्जॉर्ब कर सकें। वो क्या कहा जाएगा, वो हमारा भोजन का डाइजेशन कहा जाएगा। तो आइए आज भोजन के डाइजेशन की शुरुआत करते हैं। हम भोजन के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? मुख से भोजन के डाइजेशन की शुरुआत करेंगे, भोजन के पाचन की शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले कहाँ देखेंगे? मुख में पाचन। क्या देखेंगे मुख में पाचन? कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन के रूप में हम खाते हैं जो भी, तो सबसे पहले उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आइए देखते हैं मुख में पाचन। भोजन का डाइजेशन की पहली प्रोसेस हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? तो हमारी पहली प्रोसेस मुख से ही हमारे स्टार्ट हो जाती है। तो मुख में भोजन के पाचन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो मुख में एक लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो टाइलिन नामक एंजाइम का निर्माण करती हैं। जो टाइलिन नामक ये क्या है? ये हमारा एंजाइम है। भोजन में मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो टाइलिन नामक एंजाइम का निर्माण करती हैं। और यह जो एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है, यह कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। यह क्या करता है? जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है यह हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो हमने क्या जाना कि भोजन की पहली प्रक्रिया मुख से शुरुआत होती है पाचन की, और वहां पर पहला डाइजेशन किसका होता है? पहला डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो काम क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हमारी मदद करता है। तो पहली प्रक्रिया हमारी क्या हुई? कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो गया। जैसे देखिए, देखते हैं, बाई चांस हमने क्या खाया? आलू खाया। तो आलू क्या खाया? आलू एक स्टार्च है। आलू क्या खाया? आलू एक स्टार्च है। अब क्या करेगा? जो ये टाइलिन नामक एंजाइम है, ये क्या करेगा? ये टाइलिन नामक एंजाइम इस स्टार्च, क्योंकि स्टार्च क्या होता है? फीका होता है। थोड़ा फीका लगेगा आपको, खाने में थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा। तो क्या होगा कि ये जो टाइलिन नामक एंजाइम है, ये इस स्टार्च को किस में बदल देगा? ये इस स्टार्च को माल्टोस में बदल देगा। और माल्टोस हमारा क्या है? ये ग्लूकोज का ही एक बंडल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये किस में बदल देगा? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। और माल्टोस में जैसे ये कन्वर्ट होगा तो क्या हमको लगेगा? ये मीठा लगेगा, क्योंकि ये ग्लूकोज ही एक प्रकार से है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भोजन में कि पहली प्रक्रिया हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो भोजन की पहली प्रक्रिया हमारी लार ग्रंथि के माध्यम से, जिसमें एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, मुख में ही स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइलिन नामक एंजाइम का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। और स्टार्च क्या है? ये हमारा पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है, जो इससे पहले की वीडियो से हमने डिस्कस कर लिया था। तो स्टार्च को किसमें बदल देगा? ये माल्टोस में बदल देगा। तो इतना ध्यान रखिएगा भोजन के पाचन में सबसे पहली प्रक्रिया में। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे देखेंगे हमारा भोजन कहाँ जाता है। इसके बाद हमारा भोजन जाता है, मुख से जाएगा स्टमक में। तो आइए स्टमक में देखते हैं क्या होगा। लेकिन स्टमक में देखने से पहले एक चीज और ध्यान रखिए कि ये एंजाइम वर्ड अगर जो आया है, ये क्या है? एंजाइम। एंजाइम की बात की जाए तो एंजाइम इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट टू फास्ट रिएक्शन। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे रिएक्शंस को फास्ट करता है। जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको क्या करेगा? फास्ट करेगा, ठीक है। जैसे बाई चांस
घर पे कोई नहीं पढ़ रहा है और गार्जियन आ जाने पर उसके रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं, पढ़ने की स्पीड और आवाज काफी ज्यादा आ जाती है, तो एक प्रकार से जो गार्जियन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से एंजाइम हो जाएगा। उसके आने पर ही तुरंत हमारी स्पीड और पढ़ने की स्पीड भी, आवाज थोड़ा फास्ट हो जाती, तो वो क्या हो गए, वो एंजाइम हो गए। तो एंजाइम क्या होगा, एंजाइम इज ए केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट टू फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करता है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, लाइसोजाइम एक एंजाइम पाया जाता है जो लगभग हर जगह पे आपको निकलता है, आपके यूरिन में निकलेगा, आंसू में निकलेगा, और बात कीजिए पसीने में, तो पसीने में भी लाइसोजाइम एंजाइम ये आपका निकलता है। कौन सा एंजाइम है, देखेंगे, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो हर जगह से निकलता है, तो इसका काम क्या होता है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये इसका काम होता है बैक्टीरिया को मारना, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कहीं से यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं और जो पसीना निकला उस पसीने के थ्रू या मुंह से कुछ खा रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर कर सकता है। तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो लाइसोजाइम ये होता है, ये हमारी बैक्टीरिया से मदद करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए हम आगे बात करते हैं, भोजन के डाइजेशन की बात करेंगे। स्टमक में डाइजेशन, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। तो आमाशय में पाचन के लिए क्या प्रक्रिया होती है, तो आमाशय में पाचन के लिए 3 एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। आइए देखते हैं कौन से। एक तो हो जाएगा हमारा पेप्सिन, दूसरा हो जाएगा रेनिन, और तीसरा एंजाइम हो जाएगा यहां पर गैस्ट्रिक लाइपेज, तो आमाशय में पाचन के लिए 3 एंजाइम जिम्मेदार होते हैं, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेप्टेस में कर देता है। रेनिन की बात की जाए तो ये क्या करता है, ये भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है। लेकिन ये ये कौन से प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये केसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये किसका डाइजेशन करता है, ये केसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, जो केवल ओनली मिल्क में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, जो केवल और केवल कहां पाया जाता है, जो केवल और केवल दूध में पाया जाता है। तो दूध में हमने जाना था, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, तो लैक्टोज ग्लूकोज पाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोटीन की, तो वहां पर कौन सा आ जाएगा, केसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का जो कलर होता है, व्हाइट होता है, वो इसी प्रोटीन के कारण इसका कलर व्हाइट होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये बहुत स्मॉल मात्रा में पाया जाता है, और ये किसका डाइजेशन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेशन करता है इसका फैट का डाइजेशन करता है। तो स्मॉल मात्रा में पाए जाने के कारण ये बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में ही फैट का डाइजेशन करता है। तो हमने क्या देख लिया कि मुख में हमारा किसका डाइजेशन हो रहा है, मुख में हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है, उससे निकलने वाली लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आमाशय में, स्टमक की बात की जाए तो स्टमक में 3 एंजाइम पाए जाते हैं भोजन के डाइजेशन के लिए। ये कौन कौन से हैं, ये हमारा हो जाएगा पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन, इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है जो हमारा प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना, और गैस्ट्रिक लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो स्टमक में लिखना चाहें तो उसमें लिख भी सकते हैं, या कि आमाशय में। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात नहीं हुई, कहीं पर भी कोई भी जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं कर रहा है। तो लिख सकते हैं कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसमें पेप्सिन एंड रेनिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तथा गैस्ट्रिक लाइपेज का काम फैट को डाइजेस्ट करना होता है, जिसमें पेप्सिन एंड रेनिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना तथा गैस्ट्रिक लाइपेज का काम फैट को डाइजेस्ट करना, और बहुत अल्प मात्रा में इसका काम होता है। तो ये हमने जान लिया स्टमक के बारे में कि स्टमक में 3 एंजाइम पाए जाते हैं जिनका काम होता है, दो का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना, और एक का काम होता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करना। तो आइए, भोजन हमारा स्टमक में डाइजेस्ट होगा, यहां से डाइजेस्ट होने के बाद फिर भोजन कहाँ जाएगा।
यहां से भोजन डाइजेस्ट होने के बाद आ जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आइए हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होता है, लिखना है तो आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर इस चीज को चाहे तो। आइए हम बात करते हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में डाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि भोजन हमारा क्या हो जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में पाचन के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है छोटी आंत में अगर बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर ये हम बना लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारी छोटी आंत हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे क्या पाया जाता है, पैनक्रियाज पाया जाता है, और ये लीवर वगैरह हो जाएगा, गॉल ब्लैडर वगैरह हो जाएगा, लीवर वगैरह ये। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन यहाँ पर डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है, यहाँ कौन से सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए। और छोटी आंत हमारी ऐसी संरचना जिसमें भोजन की अंतिम पाचन क्रिया होती है, इसके बाद हमारा और यहीं से हमारे जो भोजन होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो आइए देखते हैं इसमें छोटी आंत में क्या होता है। छोटी आंत में जिम्मेदार कौन कौन होगा, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस, कौन सा, पैनक्रियाटिक जूस। दूसरी बात देखेंगे यहां पर गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल जूस, गॉल ब्लैडर पित्ताशय से निकलने वाला कौन सा जाएगा, बाइल जूस। और थर्ड नंबर पे देखेंगे यहां स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का खुद का स्वयं का जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। तो छोटी आंत में भोजन के डाइजेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो छोटी आंत में भोजन के लिए पैनक्रियाटिक जूस, दूसरे नंबर पे हम ध्यान रखेंगे गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल जूस, पित्तरस, एंड छोटी आंत का अपना खुद का इंटेस्टाइनल जूस जो इसका स्वयं का रस होगा। तो ये तीन जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। आइए अब हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे। तो पैनक्रियाटिक जूस के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है, इसमें पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। पैनक्रियाटिक, तो पैनक्रियाटिक जूस की बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। यह एक प्रकार, अगर पैनक्रियाटिक जूस की से पहले वो देखेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज यह क्या है, पैनक्रियाज यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। आखिर इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो अगर बात की जाए हमारी बॉडी में हम देखते हैं कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो किसका सिक्रेशन करती हैं, जो निर्माण करती हैं एंजाइम का, और कुछ ग्रंथियां निर्माण करती हैं हार्मोन्स का। लेकिन ये ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम एंड हार्मोन्स दोनों का निर्माण करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो जो ग्रंथियां एंजाइम का निर्माण करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है, और जो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, तो ध्यान रखेंगे जो ग्रंथियां, यहां की बात की जाए, जो ग्रंथियां एंजाइम का निर्माण करती हैं इनको कहा जाएगा एक्सोक्राइन, और जो ग्रंथियां एंजाइम का निर्माण करती हैं इसको क्या कहा जाएगा, एक्सोक्राइन। और जो ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करती हैं उन्हें कहा जाएगा इंडोक्राइन, इंडो। तो जो ग्रंथियां और हमारी ये पैनक्रियाज इन दोनों का निर्माण करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, मिक्स्ड ग्लैंड। इन ह्यूमन बॉडी आर विजिबल 3 ग्लैंड्स, मतलब हमारी बॉडी में 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, जिसमें बात की जाए जो एंजाइम का निर्माण करती है, दूसरी हार्मोन्स का निर्माण करती है, और एक ऐसी ग्रंथि है पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज जो हमारी दोनों चीज का निर्माण करती है। तो इसमें ध्यान रखेंगे ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का निर्माण करती हैं इनको एक्सोक्राइन, एंड जो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं उन्हें इंडोक्राइन कहा जाता है।
और हमारी पैंक्रियास कैसी ग्रंथि है, ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। तो आइए इसके बारे में जानेंगे। इसको दो भागों में बांटा गया क्योंकि हमने देखा कि इसमें हार्मोन्स का भी सिक्रेशन निर्माण कर रही है और दूसरी चीज एंजाइम का भी निर्माण कर रही है। तो आइए इसको देखते हैं। इसको तो पार्ट में हम दो बॉक्स में देख लेते हैं। तो एक होता है एसिनी और एक होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, एक तो हमारा क्या पार्ट हो जाएगा एसिनी, दूसरा हो जाएगा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो एसिनी का काम क्या होता है और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का काम क्या होता है, तो आइए देखते हैं। एसिनी, यहां अगर बात की जाए तो एसिनी की बात की जाए, ये किसका निर्माण करती है, तो एसिनी निर्माण करती है एंजाइम का। और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये वैज्ञानिक थे, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये निर्माण करती है हार्मोन्स का। तो हमारी बॉडी में अगर एंजाइम की बात की जाए, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा एंजाइम की बात, तो एंजाइम में, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम इज ए प्रोटीन, एंजाइम इज ए प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन हैं। ये एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि एंजाइम क्या, एंजाइम की बात आ जाए तो मतलब कि ये किसकी बात की है, प्रोटीन ही एक प्रकार की है, ठीक है। तो एंजाइम की बात की जाए तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और कौन सा हो जाएगा, सुक्रेस, सुक्रेस, और आपको एक हो जाएगा ट्रिप्सिन हो जाएगा, सुक्रेस हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा लाइफेस, लाइफेस, ट्रिप्सिन, सुक्रेस, लाइफेस, माल्टेस। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे एंजाइम हो जाएंगे। ये कौन निर्माण करता है, ये एसिनी भाग के द्वारा इसका निर्माण होता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात की जाए तो इसमें दो हार्मोन्स इनका निर्माण होता है। जैसे कि एक तो हमारा हो जाएगा जिसको हम जानते हैं इंसुलिन, और दूसरा होता है ग्लाइकोगॉन। दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोगॉन, इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन। तो आइए देखते हैं, हम पहले जानेंगे, ये इंसुलिन की बात करेंगे। ये इंसुलिन, इसका काम क्या होता है एंजाइम का, इंसुलिन का। तो इंसुलिन की बात की जाए, इंसुलिन का काम होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। तो हमारी बॉडी में, ब्रेन में एक लैबोरेटरी है जिसमें हम कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो लेवल मेंटेन है कि नहीं है। तो हम देखेंगे 100 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज, ये इतना लेवल हमारी बॉडी में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए। यदि ग्लूकोज का लेवल इससे ज्यादा हो जाता है, यदि ग्लूकोज का लेवल इससे ज्यादा हो जाता है तो हम तब क्या होगा, अगर ग्लूकोज का लेवल हमारा ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा होने की वजह से क्या होगा कि हार्ट को पंपिंग ज्यादा प्रेशर से करनी पड़ेगी। जब हार्ट पंप ज्यादा प्रेशर से करेगा तो होगा ये कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेंटेन कौन करता है कि बहुत ज्यादा ना हो पाए या बहुत कम ना हो पाए, मेंटेनेंस करने का काम कौन होगा, तो अगर 100 मिलीग्राम पर 100 ml अगर ग्लूकोज का लेवल से ज्यादा हो रहा है तब यहां पर काम आएगा कौन, इंसुलिन। इंसुलिन काम क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का लेवल है उस ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद उसको कहां, एब्जॉर्ब रिजर्व फूड के रूप में रख देगा लीवर में। तो इंसुलिन का काम होगा कि ग्लूकोज के हमारी बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, और मेंटेन करने में यही होगा कि ग्लूकोज का लेवल जो है ये इससे ज्यादा ना हो पाए, क्योंकि ज्यादा होगा तो हमारा ब्लड गाढ़ा होगा, ब्लड गाढ़ा होने की वजह से क्या होगा, हमारे हार्ट को ज्यादा प्रेशर वर्क करना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर एक ग्लास में आप पानी लें और उसमें 1 चम्मच चीनी डालें, फिर उसमें 4 चम्मच चीनी डालें और 10-15 चम्मच चीनी डाल दें, तो जितना चीनी हम डालते रहेंगे, जितना मीठा करते रहेंगे, उसमें देखेंगे कि वो एक लिक्विड फॉर्म में गाढ़ा होता जाएगा।
अब अगर काम है पानी फेंकने की मशीन और हम फेंकवाएं देंगे, इससे काम क्या करेंगे, कचरा फेंकवाएंगे, मतलब उसको ज्यादा गाढ़ा मटेरियल देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे इंसुलिन का काम क्या होता है। ये इंसुलिन काम ये करता है कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो उसमें कुछ ग्लूकोज के बंडल्स को उठा करके कहाँ रख देगा, वो लीवर में रिजर्व फूड के रूप में स्टोर कर देता है। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है इंसुलिन का। अगर यहाँ पर इंसुलिन की कमी हो जाए तब प्रॉब्लम क्या होगी, तो इंसुलिन की कमी हो जाने पर प्रॉब्लम ये होगी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी है, हमारी इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। तब वहां पर क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल ज्यादा होगा, तब हम उस बीमारी को नाम देते हैं डायबिटीज। तो यहाँ पर जो बीमारी होगी वो कौन सी बीमारी होगी, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाएगा, डायबिटीज, मधुमेह कहा जाएगा। डायबिटीज की बात की जाए तो डायबिटीज हम देखेंगे दो टाइप की होती है। डायबिटीज की बात की जाए तो इंसुलिन की बीमारी से होने वाले क्या होगा, डायबिटीज होगा। तो डायबिटीज की बात की जाए तो डायबिटीज टू टाइप्स की होती है। एक तो होगी डायबिटीज फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरी होती है डायबिटीज सेकंड। डायबिटीज फर्स्ट में क्या होगा, ये हमारी जो ऐसी बीमारी होती है जो जन्मजात होती है, जैसे किसी के माता पिता के डायबिटीज ये बीमारी रही और उसके आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, डायबिटीज फर्स्ट। एंड डायबिटीज सेकंड में दूसरी बीमारी होती है जो एक पर्टिकुलर एज आने के बाद होती है बीमारी, तो वो कौन सी बीमारी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी डायबिटीज सेकंड। तो डायबिटीज मेलिटस, यहाँ पर जो ये बीमारी होगी, जो शुगर वाली प्रॉब्लम होगी, तो इसको क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस। एंड एक बीमारी आपकी और होती है, इसको क्या कहा जाएगा, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। एंड दूसरी बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। एक बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस एंड दूसरी बीमारी होती है हमारी डायबिटीज इंसिपिडस। क्वेश्चंस में कभी कभी रख दिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में ये रख दिया जाएगा कि ग्लूकोज से होने ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होने पर या इंसुलिन की कमी होने पर हमें कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन, तो यहाँ पर आपका डायबिटीज इंसिपिडस भी दिया जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन की वजह से ये भी लगा सकते हैं। तो ये बीमारी तो हमारी पता चल गई कौन सी है, डायबिटीज मेलिटस। ये कौन सी होगी, ये ग्लूकोज का जो लेवल कम ज्यादा होगा तो ये इंसुलिन की कमी से हो सकती है हमारी ये बीमारी। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस की बात की जाए तो ये कौन सी बीमारी होती है, तो ये जो बीमारी होगी इसमें हमें यूरिन बार बार त्यागना पड़ेगा। ये सिचुएशन कब आएगी डायबिटीज इंसिपिडस की, तो हम देखेंगे कि जब जैसे कि अगर बात की जाए हमारी बॉडी में एक किडनी की बात की जाए तो हमारी बॉडी में पाया जाता है किडनी में एडीएच, एडीएच, एडीएच। तो यदि एडीएच की मात्रा, यदि एडीएच की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, यदि एडीएच की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, एडीएच की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा होने पर जो किडनी होगी वो पानी का अवशोषण ज्यादा करेगी और पानी बाहर कम निकालेगी। एडीएच की मात्रा ज्यादा होने पर पानी का अवशोषण हमारी किडनी ज्यादा करेगी और पानी कम मात्रा में बाहर यूरिन के रूप में निकालेगी। लेकिन एडीएच की कमी हो जाने पर क्या होगा, पानी जो होगा, किडनी पानी का अवशोषण कम करेगी और अधिक मात्रा में यूरिन बार बार त्यागना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है ठंडी और गर्मी के मौसम में। अगर आप 2 गिलास पानी आप गर्मी में पीते हैं तो हो सकता है या 1 लीटर पानी पी ले, 2 लीटर पानी पी ले, तब आपको यूरिन त्यागने के लिए, मूत्र त्याग के लिए बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप ठंडी के समय में अगर देखेंगे तो ठंडी के समय में क्या होता है, अगर हम आधा गिलास भी पानी पी लेते हैं तो हमें बार बार यूरिन त्यागने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये सिचुएशन क्यों डिपेंड करती है, ये सिचुएशन इसी वजह से डिपेंड करती है क्योंकि ठंडी के समय में एडीएच का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और एडीएच का लेवल कम होने की वजह से हम किडनी जो है पानी का एब्जॉर्प्शन जो कर रही है वो कम कर रही है, जिसकी वजह से हमें बार बार यूरिन त्यागने के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन यही कंडीशन क्या होती है, एडीएच का लेवल गर्मी के दिनों में बात की जाए तो गर्मी के दिनों में एडीएच का लेवल बढ़ जाएगा। एडीएच का लेवल बढ़ जाएगा तो किडनी हमारी जो वाटर है उसका एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी।
तो ये ध्यान रखिएगा एक चीज को कि ठंडी में हमें बार बार यूरिन त्याग करने के लिए क्यों जाना पड़ता है और गर्मी में, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आइए आगे बात करते हैं। हमने जान लिया पैंक्रियाज में इसके दो पार्ट होते हैं, एसिनी एंड आइसोलेट ऑफ लिंगर। एसिनी का काम होता है, इसका काम क्या होता है, एंजाइम का निकालना, ठीक है। इसमें पेप्सिन और कौन से लाइपेज, सुक्रेस, माल्टेस। तो यहां पे देखेंगे ट्रिप्सिन, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और सुक्रेस एंड माल्टेस का काम हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, इसका काम हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का काम हो जाएगा फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट करना। तो हमने ये देख लिया कि एसिनी में पार्ट के द्वारा एंजाइम का निर्माण होता है और आइसोलेट ऑफ लिंगर के द्वारा इसका निर्माण होता है। आइए हमारा दूसरा क्या बचा है, ग्लाइकोगॉन। तो ग्लाइकोगॉन, एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि जो इंसुलिन जब चेक करता है ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया है, तो वो जो बंडल के रूप में हमारी लीवर में फूड रिजर्व के रूप में स्टोर करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो ये ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करेगा, इंसुलिन, क्योंकि मात्रा ज्यादा हो चुकी है ग्लूकोज की, तो वो क्या करेगा, वो काम करेगा कि उस मात्रा को स्टोर करके और लीवर में स्टोर कर देगा। तो ये काम कौन करेगा, ये इंसुलिन करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। लेकिन अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम कई दिनों तक खाना नहीं खा पाते हैं, खाना ना खा पाए, तब क्या होगा, तब तो हमें फूड की जरूरत पड़ेगी। पहले तो कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी उसका यूज करेगी, कार्बोहाइड्रेट के बाद नंबर आएगा फैट का। तो फैट का जब नंबर आएगा तो हमने खाना भी नहीं खाया, तो हमें कहां से एनर्जी मिलेगी। तो यही जो फूड हमारा रिजर्व फूड के रूप में स्टोर करके रखा गया है, जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल दिया गया था, बंडल के रूप में रख दिया गया था लीवर में, फिर यही फूड को काम क्या करेगा, ग्लाइकोगॉन, ये जो ग्लाइकोगॉन है, ये ग्लाइकोगॉन किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में फिर से किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर से बदल देगा, और हमारी बॉडी में फिर से एनर्जी के रूप में हमको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, तो इंसुलिन, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में फिर से उसको कौन बदलेगा, तो ग्लाइकोगॉन। ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। तो लगभग हमारा पैंक्रियाज के बारे में इतना हो गया। आइए हम आगे बात करते हैं, पैंक्रियाज के बाद हम बात करेंगे बाइल जूस की, पित्त रस की। किसकी बात करेंगे, बाइल जूस। तो बाइल जूस की बात की जाए, ये दो पार्ट होते हैं, आइए इसको दो भाग में देखते हैं। एक को कहा जाता है बाइल पिगमेंट एंड दूसरा होता है बाइल साल्ट। यहां पर बाइल साल्ट, बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट। तो बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट की बात की जाए तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, पित्तवर्धक एंड पित्त लवण। तो पित्तवर्धक एंड पित्त लवण की बात की जाए तो ये हमारे जो पार्ट होते हैं, ये एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है, ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये कैसे पदार्थ हैं, ये हमारे उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसमें दो चीज पाए जाते हैं, एक तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है, अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए तो प्रॉब्लम्स क्या होगी। अगर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन की मात्रा हमारी ज्यादा हो जाए लीवर में, जो बाइल जूस निकलता है में स्टोर होता है, तो अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तब हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तब हमें पीलिया की समस्या हो सकती है। पीलिया की समस्या होने पर नाखून पीले हो सकते हैं, आंखों में पीलापन आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम कब होगी, ये प्रॉब्लम आपकी ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन की मात्रा अधिक हो जाने पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। आइए बात करते हैं पित्त लवण की। ये डाइजेस्टिव सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है, डाइजेस्टिव
सब्सटेंस होगा। डाइजेस्टिव सब्सटेंस होता है तो इसमें क्या होता है, पित्त लवण का काम क्या होता है, इसका काम होता है फैट, क्योंकि फैट हमारा एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। फैट की बात की जाए तो फैट क्या होगा, फैट हमारा एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा और इस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इस फैट को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, पाइसीकरण। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, इस प्रक्रिया को बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना क्या कहा जाएगा, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। तो ये काम कौन करेगा, ये डाइजेस्टिव सब्सटेंस जो हमारा है बाइल साल्ट, यही रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको ये काम क्या करेगा। तो हमने क्या देखा था, मुख में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में किसका डाइजेशन हो रहा है, तो स्टमक में हमारा प्रोटीन एंड बहुत अल्प मात्रा में फैट का डाइजेशन होता है। लेकिन फैट का जो ओरिजिनल डाइजेशन कहाँ हमको देखने को मिलता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, बाइल ज्यूस में पाए जाने वाला बाइल साल्ट के थ्रू, जिसको क्या कहा जाएगा, इस प्रक्रिया को बड़े फैट एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसको तोड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेशन के लिए। तो ये प्रक्रिया जो होगी, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, एमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण इसको कहा जाएगा। अब आइए बात करते हैं, आगे हम देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पर एक इस तरीके की संरचना पाई जाती है, यह संरचना, इस तरीके की संरचना पाई जाती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है, विलाई। इस संरचना को क्या कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है विलाई। एक मिनट, विलाई सही से लिख देते हैं इसको। इस संरचना को क्या कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है विलाई। तो विलाई संरचना का काम क्या होता है, इस संरचना को जो विलाई कहा जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की ओर जब देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है, ये जो संरचना विलाई संरचना होती है, इस विलाई संरचना का काम क्या होता है कि ये पचे हुए जो भोजन हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, उस पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती है। तो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत में कौन जिम्मेदार होता है, तो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए विलाई नामक संरचना जिम्मेदार होती है। तो ये हमने जान लिया, आज क्या चीज जान लिया, एक बार आइए क्विक रिकॉल कर लेते हैं। मुख में पाचन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो मुख में पाचन के लिए लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से लार निकलती है और उस लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हमारी मदद करता है। लगभग एक दिन में एक व्यक्ति 2 से 2.5 लीटर लार निकालता है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम इज ए केमिकल सब्सटेंस। एंजाइम एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो विच रिएक्ट टू फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शंस को फास्ट करने में हमारी मदद करता है। एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बैक्टीरिया को मारना, और यह हर जगह से हमारे आंसू में, यूरिन में, मुख में, इस हर जगह पर यह एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जाना स्टमक के बारे में कि भोजन हमारा कहाँ आएगा, वहां से जो भी डाइजेस्ट होगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा स्टमक में। स्टमक में भोजन के डाइजेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो वहां पर जिम्मेदार होता है 3 एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम्स आर रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन इन स्टमक। ठीक, तो यहाँ पर क्या चीज होगा, एक तो हो जाएगा पेप्सिन, ये वो काम किसका डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। रेनिन किसका डाइजेशन करता है, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और गैस्ट्रिक लाइफेज ये किसका डाइजेशन, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो ये फैट का डाइजेशन बहुत ही अल्प मात्रा में करता है। तो हमने क्या जाना कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर पेप्सिन एंड रेनिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और उसके बाद गैस्ट्रिक लाइफेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। उसके बाद हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, छोटी आंत में क्या देखी, छोटी आंत में डाइजेशन के लिए 3 सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो पैंक्रियाटिक जूस, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कंप्लीट जूस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पैंक्रियाटिक जूस को क्या कहा जाता है, इसको कंप्लीट जूस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस होता है रिस्पॉन्सिबल, दूसरा बाइल जूस होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला उसका छोटी आंत का खुद का जूस। तो ये जो होंगे ये भोजन के डाइजेशन के लिए, और भोजन की अंतिम पाचन प्रक्रिया कहाँ होती है, भोजन की अंतिम पाचन प्रक्रिया हमारी छोटी आंत में ही होती है। तो ये हमने देख लिया। पैंक्रियाज में क्या चीज देखा कि पैंक्रियाज में 2 पार्ट होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम एंड हार्मोन्स दोनों का निर्माण करती है। एंजाइम में क्या चीज देखा,
पैंक्रियाज में हमने देखा एथिनी पार्ट का काम क्या होता है, एथिनी पार्ट का काम होता है एंजाइम का निर्माण करना, ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज एंड इस तो ये सब का काम निर्माण कौन करेगा, ये एथिनी पार्ट के द्वारा किया जाता है। और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस दूसरा पार्ट है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है हार्मोन्स का निर्माण करना। हार्मोन्स कौन से पाए जाते हैं, तो एक तो हमने जाना इंसुलिन के बारे में और दूसरा जाना ग्लाइकोगॉन के बारे में। इंसुलिन में क्या जाना कि इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। अगर हमारी बॉडी में 100 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज का लेवल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन काम क्या करेगा, उन ग्लूकोज के एक्स्ट्रा बंडल्स को उठा करके लीवर में स्टोर फूड के रूप में, रिजर्व फूड के रूप में रख देगा। और जब हम काफी दिन तक भोजन नहीं खाते हैं तो पहले कार्बोहाइड्रेट हमारा यूज किया जाएगा, उसके बाद अगर तब भी नहीं हमारे पास भोजन है उपलब्ध है तो जो हमारा सेकंड हार्मोन था वो ग्लाइकोगॉन, उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कि वो जो ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोजन में बदल के रख दिया था इंसुलिन की सहायता से, वो काम क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में तोड़ देगा और हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में फिर से मिल जाएगा। ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने जाना इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मधुमेह, डायबिटीज। तो डायबिटीज हमने दो टाइप्स की जानी, एक डायबिटीज फर्स्ट एंड डायबिटीज सेकंड। डायबिटीज फर्स्ट कौन सी बीमारी होती है, जो आनुवंशिक होती है, जो जन्मजात होती है, किसी माता पिता के है तो उसके आने वाले वंशज में भी वो बीमारी हो सकती है। दूसरी हमने जानी डायबिटीज सेकंड के बारे में, जो एक पर्टिकुलर एज आने पर ये ऐसी बीमारी होती है। उसके बाद हमने जाना डायबिटीज जो फर्स्ट बीमारी है उसके डायबिटीज की जो नॉर्मल ये इंसुलिन की कमी से बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस। एंड दूसरी बीमारी के बारे में जाना, दूसरी चीज के बारे में जाना डायबिटीज इंडिपिस। दूसरी थी हमारी डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में हमने क्या चीज देखा, एक चीज देखा कि हमारी बॉडी में जो बॉडी का में जो हमारी बॉडी में जल जो एब्जॉर्ब होता है, किडनी बॉडी में कितना जल अवशोषित करेगी और कितना जल बाहर निकालेगी। तो होता क्या है कि डायबिटीज के पेशेंट को नेचर ये चाहता है कि इसके पेशेंट यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को हम बाहर निकालते रहें। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को कई बार मूत्र त्याग के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो प्रकृति ये चाहती है कि मूत्र के त्याग के माध्यम से हम उसके ग्लूकोज को बाहर निकालते रहें ताकि उसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा ना हो पाए। और जहां पर डायबिटीज का पेशेंट होगा, मधुमेह का भी पेशेंट होगा, वहां पर चींटे वगैरह, जहां पर वो यूरिन त्याग करेगा वहां पर चींटे वगैरह आ जाएंगे। तो ये एक पहली हिंट है जिससे हमको पता चलता है कि इस व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। उसके बाद हमने क्या चीज देखा, इंसिपिडस में क्या चीज देखा कि जो यूरिन बार बार त्याग करते हैं तो इसमें हमारी बॉडी में एडीएच की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो यूरिन कम त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एडीएच की मात्रा ज्यादा होने पर किडनी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और मूत्र त्याग के लिए हमें कम जाना पड़ेगा। लेकिन एडीएच की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो किडनी क्या होगी, वो पानी का अवशोषण इतना ज्यादा नहीं कर पाएगी, जिसके लिए बार बार हमें यूरिन त्यागने के लिए, मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ेगा। तो ये चीज हमने जान ली। उसके बाद हमने जाना बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस में क्या चीज देखा, इसके टू पार्ट्स, एक बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट। तो बाइल पिगमेंट में ये एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है, उत्सर्जी पदार्थ है। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा अधिक हो जाने पर हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हमें पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। और पीलिया नामक बीमारी होने पर हमारे नाखून या हमारी त्वचा पर पीला कलर हल्का सा झलकने लगता है। हमारी आंखों से ये समस्या, हमारी आंखों में भी ये प्रॉब्लम्स नजर आने लगती है। दूसरी चीज हमने बाइल साल्ट के बारे में जाना। यह क्या है, यह डाइजेस्टिव सब्सटेंस है। तो इसमें हमने देखा इसका काम क्या होता है, इसके सहायता से जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सॉरी फैट खाते हैं, तो फैट एक बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और वो तोड़ने का काम कौन करता है, ये बाइल साल्ट काम करता है इसका, ठीक है, पित्त लवण इसका काम करता है। और इस बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण कहा जाता है। ये हो गया। उसके बाद छोटी आंत में उसका पाया जाने वाला इंटेस्टाइनल जूस, छोटी आंत का रस, उसमें क्या होगा, उसमें छोटी आंत में एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। और इसी संरचना से हमारे भोजन का अवशोषण होता है। हमने आज भोजन की पाचन की प्रक्रिया को पूरी समझ लिया। अब इसके अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे, लीवर वगैरह के बारे में बात करेंगे, संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, संपूर्ण भोजन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे और विटामिन वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज का
सेशन यहीं तक रखते हैं। अगले दिन फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।